handle कर अब सेपर चलना बट किसी को राखी बांधनी थी, कोई भाई बहन का इंतजार कर रहा था, कोई नौकरी से छुट्टी लेकर घर आने वाला था, तो कोई ये कहकर गया था कि चिंता मत करना, महादेव के दर्शन करके जल्द लौट आऊंगा। लेकिन नेपाल में आई तबाही ने कई रिश्तों की डोर को उलझा कर रख दिया। नहीं पता कौन कहां है, जिंदा है भी या नहीं। मोबाइल बार बार उठाते हैं, फोन लगाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं। Looking at the scale of destruction, it looks bad. Communication is down, so we have no way. भोपाल के इस परिवार की बात सुनेंगे तो सहम जाएंगे। सुबह का वक्त था, 29 लोग थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी तिब्बत क्रॉसिंग पर सैलाब आ गया। इसके बाद जो हुआ वो बताते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है, शब्द शून्य है, वाक्य अधूरे हो जाते हैं। हे ईश्वर, ये दिन किसी को ना दिखाए, ऐसे संवाद किसी से ना हो। फिर किसी फोन करके कांटेक्ट करा कि मतलब हमारी बस तो चली गई है, अब हम लोग छत में आके रुके हैं, अब हमारा भी जान खतरा है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देखभाल कर लेना करके फिर उन लोग ने खुद ने फोन लगा लिया था। तो बस इतनी बात हुई, बात करते करते फोन रख भी नहीं पाए थे। फिर जब से मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं कट हो पाया था, नहीं हो पाया था। बस इतने मुंह से निकला उनको आधा घर डूब चुका है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देख लेना करके। ये बात आखिरी आपकी कब हुई थी? 9:30 बजे कल सुबह। ये गम, ये आंसू, ये छटपटाहट और ये बेचैनी एक परिवार तक महदूद नहीं। भारत सरकार ने डेटा जारी किया है, कहा है कि 288 भारतीय इस वक्त लापता हैं, यानी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ढूंढने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उन्हें कौन दिलासा दे जो बार बार मोबाइल ऑन करते हैं इस उम्मीद से कि अभी नेपाल से कॉल आएगा, लेकिन कॉल आता नहीं। ऑस्ट्रेलिया से मानसरोवर यात्रा के लिए निकला 41 साल का भावी। गुरुवार को बर्थडे सेलिब्रेट होना था, लेकिन घर पर कोई जश्न नहीं, सिर्फ सन्नाटा और खौफनाक इंतजार। इमिग्रेशन दफ्तर से पत्नी को की गई आखिरी कॉल के बाद से भाविन और उनके 5 साथियों का कुछ पता नहीं चलता। लास्ट कांटेक्ट जो भाभी से बात हुई थी 7:30 के 7:45 के बीच में हुआ था, और मेरे भाई के साथ 2 उनके खास फ्रेंड भी थे, और टोटल बात करूं तो उनकी यात्रा में 26 से 30 लोग मौजूद थे। पता चली है कि वहाँ कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा, बाढ़ इतनी है तो कोई टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से सारे टावर गिर गए हैं। गुजरात के आणंद के बिमल भाई और जेमिनी बहन नेपाल भागने गए थे, लेकिन बाढ़ के इस भयावह मंजर के बीच दोनों का संपर्क टूट चुका है। उधर वलसाड़ की रूमा भी अपने 62 साथियों के साथ 25 तारीख की शाम से लापता है। फोन की हर बजती घंटी के साथ दिल दहल उठता है कि शायद कोई खबर हो। कलेक्टर दफ्तर के चक्कर लगाते और टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए इन परिवारों के पास अब सिर्फ आंसुओं की बेबसी और सरकार से उम्मीद बची है। चाइना बॉर्डर पे वो मानसरोवर के लिए इमिग्रेशन में खड़े हुए थे, उसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। लास्ट आपकी बात कब हुई थी? लास्ट हम तो संडे में पोटा में जब थे आज, तभी हमारे साथ बात हुई थी, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं। कोलकाता के रहने वाले सुमित अपनी मोबाइल मां की फोटो दिखाते हैं, बताते हैं कि मां कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकली थी, घूमना पसंद है, लेकिन जब से नेपाल त्रासदी की तस्वीरें आई तब से मां सुष्मिता से कोई संपर्क नहीं हो रहा। नो, फ्लैश फ्लड के बाद तो बात नहीं हो पाई। 21 को उन्होंने यहाँ से कलकत्ता से स्टार्ट किया था, और 23 संडे को लास्ट उनके साथ बात हुआ था मेरा। तो अभी वो कहाँ है, कैसी है? आप किसी कॉन्सुलेट से या फिर गवर्नमेंट बॉडी या फिर ट्रैवलर किसी से बात होगी क्या आपकी? जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है, और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहाँ से 6:30 बजे चेकआउट किए और टिबेट बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी।
अभी आपको अपडेट अगर चाहिए होगा तो क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है मम्मी का? लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, 24 घंटे से हम कांटेक्ट नहीं कर पाए उनके साथ और एजेंसी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हावड़ा की रहने वाली 68 साल की अनीता दास भी शिव के दर्शन के लिए यात्रा पर गई थी। परिवार परेशान है, अब बात नहीं हो रही। तो उन्हें अकेले गए थे। अच्छा, कहाँ गए थे वो? नेपाल? नेपाल गए थे, नेपाल के मानसरोवर में मानसरोवर यात्रा में गए। परसों सुबह 8 बजे बातचीत हुआ उनके बेटा के साथ। बेटा को बोला जो हमारा इस समय बाद 3-4 घंटे का रास्ता है जाने का, तब 10 बजे तो एक्सीडेंट हो गया। दमदम के रहने वाले अमरनाथ पालमी सिंह, बेटा फोन करता है, नंबर दिखाता है, मोबाइल की स्क्रीन पर नाम रिफ्लेक्ट भी होता है, लेकिन उधर से पिता की आवाज नहीं आती, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। जो काठमांडू का जो ऑफिस है उधर फोन किया था, +977 जो नंबर है उसका एक नंबर से फोन किया था, हम व्हाट्सएप किया था, अमरनाथ पाल मेल 62 उनका फोन नंबर। वो लोग बोला कि हमको जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तब हम आपको बता देंगे, लेकिन वो लोग कुछ बता नहीं पाया है। जो गए उनका नाम क्या है? जो नेपाल गए हैं उनका नाम अमरनाथ पाल है। उनका एज क्या है? 62 अराउंड है। अच्छा, वो अकेले गए हैं? अकेले गया है। अच्छा, लास्ट कब बात हुई थी आपकी? लास्ट इस सैटरडे में वो मैसेज किया था, रीचिंग काठमांडू एट 11 PM सेटली। ओडिशा के खोर्धा के रहने वाले संदीप मोहापात्रा के छोटे भाई स्वरूप फिक्रमंद हैं। 2018 से वो ऑस्ट्रेलिया में थे, वहीं नौकरी कर रहे थे। घर घूमने आए थे, कैलाश मानसरोवर गए थे, 22 को नेपाल पहुंचे, 25 अगस्त को बात हुई, बस में थे, तिब्बत बॉर्डर पर थे। परिवार ने टीवी में नेपाल त्रासदी देखी, फोन किया, लेकिन स्विच ऑफ। 25 को ये सैलाब आया कैसे, इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। एक वजह ये सामने आ रही है कि एक ग्लेशियर हाई स्पीड से टुकड़े होते हुए आगे बढ़ा और साथ में चट्टान और मलबा लेकर बढ़ता चला गया और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वो तबाही मचाता गया। लेकिन यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर नेपाल में हुआ क्या। अब इसी की पड़ताल करने के लिए डायरी खोलते हैं और जानते हैं इस सैलाब की वजहों के बारे में। नेपाल में डरावने सैलाब की अनगिनत तस्वीरें आ गईं। इस सैलाब से मची तबाही के कई वीडियो सामने आ गए। लेकिन यह आपदा आई कैसे, इसकी असली वजह क्या रही, सबसे पहले हुआ क्या था, इसे लेकर दो अलग अलग थ्योरीज हैं, जिससे दो तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। थ्योरी नंबर 1, ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटने से भूकंप जैसी हलचल मची और फिर बर्फ, चट्टान और मलबे का बड़ा बहाव नीचे आ गया। थ्योरी नंबर 2, पहले 4.9 तीव्रता के भूकंप आने से ग्लेशियर टूटा और बर्फ और चट्टानों का एक विशाल मलबा तेज ढलान से नीचे आया। पहली थ्योरी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS की है और दूसरी थ्योरी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ग्लेशियर के टूटने से भूकंप जैसी हलचल पैदा होने वाली थ्योरी USGS ने दी है। उसे NDTV इंडिया की रिसर्च टीम ने AI वीडियो के जरिए सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। ग्लेशियर का बड़ा और भारी भरकम हिस्सा टूटकर गिरा कि नेपाल के हिमालयी इलाके में भूकंप जैसा कंपन हो गया और उसके बाद बर्फ, चट्टान, मलबा और पानी का एक डेडली कॉम्बिनेशन बनकर नीचे की ओर बहुत तेज स्पीड से बढ़ा। अमेरिकी भूगर्भ सर्वे की इस थ्योरी पर कई AI जनरेटेड वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनमें से एक ये भी है जिसमें USGS के हवाले से बताया गया है कि नेपाल में आपदा आई कैसे। एक और AI वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो अमेरिकी एजेंसी की थ्योरी को ही आगे बढ़ाता है और ये समझाने की कोशिश करता है
कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर दरअसल हुआ क्या था। नेपाल की त्रासदी पर एक और एआई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो इसी थ्योरी को बताता है कि हिमालय की लांगटांग लिरुंग चोटी पर करीब 17,000 फीट की ऊंचाई से ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा और उसने नीचे घाटी में तबाही मचा दी। ये हमारे जो पहाड़ है वो नए पहाड़ है। हम जो 2015 में लांगटांग गए, वहाँ ऐसा लगता है कि आप गंगा किनारे हैं। छोटे छोटे पत्थर है, कोई चट्टान नहीं दिया, सारे गिट्टी बालू के जैसे तरह के है। जैसा नेपाल में हुआ, इस तरह की महाबाढ़ को हम हिमालयी इलाके में इससे पहले की आपदाओं में भी देख चुके हैं। इसमें एक खास तरह का पैटर्न नजर आता है, चाहे वो साल 2013 की केदारनाथ आपदा हो या 2021 में उत्तराखंड की नीति घाटी में ऋषिगंगा नदी में आई बाढ़ हो, या साल 2025 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आई आपदा हो। वो आपदा भी पानी, चट्टानों और मलबे के खतरनाक लहर में बदली और अंधाधुंध तबाही मचा गई। जो भी गर्मी की वजह से, वार्म ह्यूमिड वेदर की वजह से जो पानी मतलब बर्फ थोड़ा पिघलता है, तो वो जो बर्फ के अंदर जो क्रैक्स रहते हैं उसके अंदर गया है, और वो एक पहाड़ का जो पत्थर रहता है उसके ऊपर बर्फ है, उस बीच में लुब्रिकेंट जैसा एक्ट किया है। तो वहाँ पे एक जेंटल स्लोप है, एक स्टीप स्लोप है। जहाँ पे स्टीप स्लोप शुरू होता है वहाँ का जो बर्फ है, जो मतलब बहुत थिक बर्फ है, वो टूट गया है। फिर वो वर्टिकली अराउंड 1.2 किलोमीटर नीचे वर्टिकल ड्रॉप हुआ है। तो वो ड्रॉप होने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है उसके कारण मतलब वो भूकंप जैसा मेजरमेंट हुआ है उसका, अप्रोक्सीमेटली 5.2 मैग्नीट्यूड। लेकिन नेपाल की आपदा को लेकर अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे जो कहता है, उसके ठीक उलट इसरो बता रहा है कि ग्लेशियर ऐसे ही नहीं ढहा। उसकी वजह थी इस हिमालयी इलाके में भूकंप का आना। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ और मलबे की जांच करी है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उनके जरिए एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट किया है कि करीब सवेरे पहले एक 4.9 दशमलव का एक भूकंप आया, उससे धरती हिली, वहाँ की पहाड़ के टुकड़े, बर्फ और ग्लेशियर के टुकड़े नीचे गिरे और उससे एक टेम्पररी सा बांध बन गया। वो बांध जब पानी रोक के खड़ा था तब वो टूटा और उसका सैलाब नीचे पूरी वैली में आया। बहरहाल वजह जो भी हो, सच ये है कि एक स्थानीय पहाड़ी भूस्खलन जैसी घटना एक विनाशकारी बाढ़ की लहर में तब्दील हो गई, जो नदी के साथ काफी दूर तक चली गई और जहां तक गई वहां तबाही के निशान छोड़ गई। इस आपदा ने पूरे हिमालय क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ पहाड़ बहुत नाजुक हैं, ढलानें बेहद खड़ी हैं और बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ऐसे में कई प्राकृतिक आपदाएं एक साथ आ सकती हैं।